दोस्तों, क्या गुजरात लॉबी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर मंत्री जी को आकर प्रधानमंत्री की बात पर सफाई क्यों देनी पड़ रही है? सवाल यह खड़ा होता है कि हर दांव उल्टा क्यों पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है गुजरात लॉबी का। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो सरकार चला रहे हैं वो विपक्ष के आगे मजबूर हो गई है? क्योंकि एक वक्त तो मजबूत हुआ करती थी। खबर क्या है, सबसे पहले वो देखिए। कौन है दिमागी नक्सली? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गिनाई 3 पहचान। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा था। तो किरण रिजिजू को सामने आना पड़ रहा है और जो रायता मोदी जी ने फैलाया था उस पर सफाई देनी पड़ रही है। कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सली नहीं कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो फिर दिमागी नक्सली आखिरकार है कौन, ये भी बताया है किरण रिजिजू ने। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बयान सुनवाना चाहता हूं बाबा रामदेव का, सुनिए। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। तो सुना आपने बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं, किस तरह से सरकार की पोल खोल रहे हैं, और बाबा रामदेव पिछले 12 साल में किस भूमिका में है ये भी आपको अच्छे से पता है। बाबा रामदेव का बिजनेस किस तरह से ऊपर गया है ये भी आपको पता है। बाबा रामदेव की सरकार से किस तरह से करीबी है ये भी आपको पता है। बावजूद इसके बाबा रामदेव अगर जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि देश में हालात ठीक नहीं है, तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्हीं बाबा रामदेव को अब देशद्रोही करार देंगे? लेकिन सवाल यहां देशद्रोह से आगे बढ़ गया है और दिमागी नक्सल पर आ गया है। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। अब ये दिमागी नक्सल असल में है कौन? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक ये ट्वीट देखिए उनका। 16 अगस्त को 11:53 सुबह ये ट्वीट किया गया है। किरण रिजिजू की तरफ से लिखा गया है, पीएम नरेंद्र मोदी जी डिड नॉट से ओपोजिशन लीडर एज दिमागी नक्सल्स, ओनली फॉलोइंग आर दिमागी नक्सल्स। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपोजिशन लीडर्स को दिमागी नक्सल नहीं कहा, बल्कि किनको कहा है आगे देखिए। नंबर 1, हु सपोर्ट माओइस्ट एंड रिजेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो माओवादियों को सपोर्ट करते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान को रिजेक्ट करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, वो दिमागी नक्सल है। नंबर 2, हु स्टैंड विद सेपरेटिस्ट एंड सपोर्ट आर्टिकल 370, तो दूसरे वो हैं जो 370 को सपोर्ट करते हैं और जो बंटवारा करने वाली शक्तियां हैं उनके साथ खड़े होते हैं। और तीसरा क्या है, हालांकि इन्होंने 4 नंबर लिख दिया है, तो किरण रिजिजू जी जल्दी में 3 नंबर लिखना भूल गए हैं, 4 नंबर लिखा है उन्होंने सीधे। क्या लिखा है? हु वेंट टू कट चिकन नेक टू सेपरेट नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इंडिया, जो
चिकन नेक है जो कि नॉर्थ ईस्ट से भारत को जोड़ती है, उसको तोड़ने की, उसको काटने की बातें करते हैं, वो लोग दिमागी नक्सल हैं, अकॉर्डिंग टू किरण रिजिजू। यानी कि किरण रिजिजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शब्दकोश खोजा है उसकी परिभाषा को यहां पर बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इधर उधर की बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, नए नए शब्दकोश क्यों निकाले जा रहे हैं। अब तो बाबा रामदेव जैसे लोग भी सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि देश में हालात ठीक नहीं है। शिक्षा को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई थी 20 जुलाई को, जो मंजर दिल्ली में देखने को मिला था वो कहीं ना कहीं सही था, अपने आप में वो उस आंदोलन की जरूरत थी। और वो ये भी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आंदोलन करने को तैयार हूं। यानी कि सरकार के खिलाफ हवा बह रही है। जो साथ में हुआ करते थे वो भी अब खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि वादे तो खूब किए गए, सपने तो खूब दिखाए गए, लच्छेदार भाषण तो खूब फेंके गए, लेकिन हुआ क्या, असर हम अब देख रहे हैं। 12 साल बाद हम कहां पर खड़े हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि देश विकास कर रहा है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, और यह सब मुमकिन तब हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ना होते तो यह सब कुछ नहीं होता। तो क्या यह भी नहीं होता कि आपको 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देना पड़ता, वो भी मुफ्त में। अगर वो राशन उन तक ना पहुंचे तो देश में किस तरह की अराजकता फैलेगी, और उस अराजकता के लिए कौन जिम्मेदार होगा। क्या आपका शब्दकोश उन्हीं अराजक तत्वों के लिए है जो 5 किलो राशन ना मिलने के बाद सड़कों पर उतर आएंगे और अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करेंगे, आपसे जवाबदेही तय करने को कहेंगे। क्योंकि जगह जगह हम देख रहे हैं स्कूलों से बच्चे निकलकर सामने आ रहे हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं। जो 20 जुलाई को दिल्ली में जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ, उसी की बानगी मानिए कि देश भर में इस तरह से युवा जो है वो खड़े हो गए हैं। जेन जी नहीं, जेन अल्फा भी अपनी मांगों को लेकर अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और इस बीच सरकार को कुछ नया गढ़ना है, सरकार को कुछ नए तरीके से अपनी बात को रखना। किरण रिजिजू ये कहकर कि भाई ऑपोजिशन लीडर्स को प्रधानमंत्री दिमागी नक्सल नहीं कह रहे थे, कहीं ना कहीं अपनी जान बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर ऑपोजिशन लीडर्स को कहा गया तो उनकी आवाज इतनी बुलंद है कि सरकार की खटिया खड़ी कर दें। राहुल गांधी ने तो खड़ी ही कर दी। संसद सत्र में न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और ना ही अमित शाह जी पहुंचे, वो तो चाणक्य हैं, और दूसरी तरफ 56 इंच हैं। ये सब राहुल गांधी के सवालों और विपक्ष के सवालों के आगे संसद तक में नहीं घुस पाए, और बता रहे थे कि भाई मैं तो डेली संसद आता हूं, लेकिन सदन नहीं पहुंच रहे। और जो पूरा सेशन है मानसून का वो निकल गया इस बीच। तो डर साफ तौर से दिख रहा है, और छोटी छोटी बातों को ये पकड़ रहे हैं। ये जहां भी मौका मिलता है वहां कांग्रेस को लपक लेते हैं, आड़े हाथों ले लेते हैं, लेकिन जहां पर इनकी जवाबदेही की बात आती है वहां पर ये खामोश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, और इस बीच अमित शाह जी साम दाम दंड भेद करके कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ निकाले ले रहे हैं कि उनके पास कुछ कहने को मंच पर रह जाए। और वो खबर तो मैंने भी आपको दिखाई थी कि किस तरह से कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम गान के दौरान जो कुछ भी हुआ, जिस तरह की प्रतिक्रिया क्रिया जो भी कह लीजिए वो हुई, वहां पर मैंने सब कुछ आपको दिखाया एक खबर के माध्यम से। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी एक्टिव है कि भाई वंदे मातरम का अपमान कर दिया। अरे वंदे मातरम का अपमान कर दिया, आपको ये तो दिख रहा है, लेकिन आपने छात्रों को पैलेट गन से मारा, जो बच्चियां वहां पर मौजूद थी उनके साथ बदसलूकी की गई, छात्रों की जमकर कुटाई की गई, वो आपको नहीं दिखाई देता है, और उस पर आप जवाब देने के लिए सामने नहीं आते। लेकिन वंदे मातरम का अपमान हो गया तो आपको दिखाई देता। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी वालों को इस बात का भी जवाब देना चाहिए। एक तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां तिरंगा नहीं फहराया गया, भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया जा रहा। अब बताइए तिरंगे से भारतीय जनता पार्टी के झंडे का क्या संबंध है, मतलब क्या कंपैरिजन है। तिरंगा हमारी शान है, और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसका झंडा राष्ट्रीय पर्व पर नहीं फहराया जाएगा। ये कहीं भी नहीं लिखा। अभी कांग्रेस पार्टी अपने कार्यालय में अपना झंडा फहराती है अगर 15 अगस्त को, तो फिर आप क्या करते। यहां भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी पार्टी का ही झंडा फहराए ले रहे हैं 15 अगस्त के दिन, तो ये अपमान नहीं है क्या देश का या फिर तिरंगे का। यहां पर भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं किसी की। और यहां तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मतलब क्या ही कहा जाए, वो वैसे तो बड़ा सड़क पर उतर आएंगे,
एफआईआर तक दर्ज हो गई है, बताया ये जा रहा है सोनिया गांधी के खिलाफ, जो कुछ भी वंदे मातरम को लेकर 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय पर हुआ। लेकिन और कहीं कुछ नहीं हो रहा, मतलब और कहीं पर कोई सुगबुगाहट नहीं है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया जा रहा है 15 अगस्त के दिन, या फिर जो सरकारी कार्यालय हैं वहां पर जो जनगण मन गा रहे हैं उनको राष्ट्रगान तक नहीं पता है। जनगणमनाधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंह गुजरात मराठा जामिल उत्कल बिंद जगत तरंगा, तो ठुगना गे मागे तो आशिक मागे, गाहे तो गया जय गाता, पंजाब सिंह गुजरात मराठा जामिल उत्कल बंगा। भारत माता की जय। मतलब राष्ट्रगीत की लड़ाई हो रही है, राष्ट्रगान तक आता नहीं है, राष्ट्रगीत भी नहीं आता होगा। तो ऐसे तो लोग हैं। मतलब देश में हालात क्या चल रहे हैं, असलियत क्या है, किन बातों का जिक्र हो रहा है और किन बातों का जिक्र होना चाहिए, मतलब कहीं पर भी समानता नजर नहीं आ रही है। और इस बीच देश विश्वगुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। 15 अगस्त के बाद यह तस्वीर उभर कर सामने आई है, जहां पर नक्सलियों, जहां जो हथियारबंद नक्सली होते थे वो खत्म हो गए हैं, लेकिन दिमागी नक्सली पैदा हो गए हैं और वो अराजकता फैलाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या किरण रिजिजू ने जिन लोगों का जिक्र किया है उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ टारगेट करना चाहती है, या फिर जो मैंने बताया ना, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, रामदेव भी सवाल उठा रहे हैं, तो क्या वो भी उसी कैटेगरी में आएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।